दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपके मन में आता होगा प्रश्न कि भारत की संसद बाई कैमरल द्विसदनी क्यों है? द्विसदनी विधायिका का प्रावधान क्यों किया गया? द्विसदनी विधायिका का प्रावधान क्यों किया गया? प्रावधान क्यों किया गया? द्विसदनी विधायिका का प्रावधान क्यों किया गया? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। इसके बारे में भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि द्विसदनी विधायिका तो आज विश्व के कई देशों की संसद में है, तो आप लोग बोलोगे कि फिर ये तो टॉपिक ही नहीं बनना चाहिए, लेकिन मन में तो प्रश्न आना चाहिए कि भारत की संसद को द्विसदनी क्यों बनाया गया? इसके पीछे कोई कारण तो जरूर होगा। द्विसदनी विधायिका का कंसेप्ट क्या है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। द्विसदनी समझ में आ रहा है? हमारे यहां स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में संसद के दो सदन हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। फंक्शनल फेडरलिज्म के रूप में भी संसद के दो सदन हैं, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस के रूप में लोकसभा, सेकंड हाउस के रूप में राज्यसभा। और स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में राज्यसभा संसद का अपर हाउस है, तो लोकसभा संसद का लोअर हाउस है। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग और प्रधान है। लेकिन संसद के कितने सदन हैं? संसद के दो ही सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में अपर और लोअर, फंक्शनल फेडरलिज्म के रूप में फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण जो आता है, जो सबसे पहला कारण कि हमारे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में डिवीजन ऑफ पावर है। पहला कारण शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन। द्विसदनी विधायिका का पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण डिवीजन ऑफ पावर है। हमारे यहां शक्ति का विभाजन किया गया। 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन किया गया, डिवीजन ऑफ पावर, जिसके तहत तीन सूचियां हैं। संघ राष्ट्र समवर्ती सूची, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया। तो अगर संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाना होगा तो एक एक राज्य से अनुमति लेना उचित नहीं है। इसलिए राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था राज्यसभा है। अगर राज्यसभा इनिशिएट करे, पहल करे, तो संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसीलिए शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, परिसंघीय संविधान का लक्षण है। और परिसंघीय संविधान का आदर्श प्रतिमान अमेरिका है। इसी कारण अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस भी द्विसदनी है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में पहली बार भारत में पहली बार द्विसदनी विधायिका आया, क्योंकि पहली बार 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत डिवीजन ऑफ पावर आया, केंद्रीय सूची और राज्य सूची। तो जब डिवीजन ऑफ पावर पहली बार 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में आया, इस कारण पहली बार भारत में द्विसदनी विधायिका 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में हुआ। केंद्रीय विधानसभा और स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद के रूप में आया। तो डिवीजन ऑफ पावर के कारण भारत की संसद द्विसदनी है। दूसरी बात, भारत का संविधान परिसंघीय है। संविधान परिसंघीय है।
भारत का संविधान परिसंघीय है, तो जहां परिसंघीय संविधान होगा, परिसंघ होगा, भारत का संविधान परिसंघीय है, कंफर्म है, फेडरल स्ट्रक्चर संविधान का मूलभूत ढांचा है, लिखा नहीं है, लेकिन है तो भारत का संविधान परिसंघीय। तो जहां परिसंघ होगा तो संघ और राज्य होगा, जहां परिसंघ होगा तो वहां संघ और राज्य होगा। इसलिए भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, तो भारतीय परिसंघ में राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, तो भारतीय परिसंघ में राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। और परिसंघ का आदर्श प्रतिमान अमेरिका, अमेरिका का संविधान भी परिसंघीय है, इसलिए अगर वहां परिसंघ है तो वहां भी संघ और राज्य है। इसलिए अमेरिकी परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और अमेरिकी परिसंघ में राज्य को रिप्रेजेंट करता है सीनेट। इसलिए अमेरिका में भी संसद के द्विसदनीय सदन है, द्विसदनीय विधायिका है, कांग्रेस के द्विसदन है, अमेरिकी कांग्रेस भी द्विसदनीय है। तो द्विसदनीय विधायिका का दूसरा कारण परिसंघीय संविधान, भारत का संविधान परिसंघीय है तो संघ और राज्य होगा, इसलिए भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा और राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। तीसरी बात, तीसरा कारण, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों की सरकार बहुमत की होगी, वो बहुमत चाहिए लोअर हाउस में। अगर सरकार के पास लोअर हाउस में क्लियर कट मेजॉरिटी है तो सरकार का स्वेच्छाचारी और निरंकुश होना स्वाभाविक है। सरकार का स्वेच्छाचारी और निरंकुश होना स्वाभाविक है। सरकार का स्वेच्छाचारी और निरंकुश होना स्वाभाविक है। तो कल्पना करो कि अगर हमारे यहां संसद का एक ही सदन होता, लोकसभा, और सिस्टम पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों की सरकार बहुमत की होगी, अब बहुमत किस सदन में चाहिए? लोकसभा में। और सरकार के पास लोकसभा में क्लियर कट मेजॉरिटी है, तो सरकार का स्वेच्छाचारी होना स्वाभाविक है, सरकार का निरंकुश होना स्वाभाविक है, तो कुछ भी कानून बना सकती है। इसलिए उसकी स्वेच्छाचारिता और उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए हमारे यहां दूसरा सदन राज्यसभा को गठित किया गया। राज्यसभा सरकार की स्वेच्छाचारिता पर, सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करेगा। इसे सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए भारत में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। यह तीसरा तर्क है। द्विसदनीय विधायिका गठन के पीछे तीसरा कारण यह है कि सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश भी लगाना है। नहीं, सरकार निरंकुश हो जाएगी, सरकार स्वेच्छाचारी हो जाएगी, सरकार तक कुछ भी कानून बना सकती है। इसलिए अपर हाउस के रूप में राज्यसभा सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करता है। चौथी बात, कल्पना करो अगर हमारे संसद में एक ही सदन होता तो किसी विधेयक पर चर्चा केवल एक बार होती, किसी विधेयक पर चर्चा केवल एक बार होती, और अगर इस विधेयक में कोई त्रुटि है तो सुधार की गुंजाइश भी नहीं होता है। इसलिए विधेयक पर व्यापक चर्चा कराने के लिए, विधेयक पर व्यापक चर्चा कराने के लिए हमारे यहां द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। कि किसी भी विधेयक पर व्यापक चर्चा करने का अवसर मिलता है। कोई विधेयक लोकसभा में पेश हुआ तो उसमें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है, फिर विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में इसी प्रक्रिया से गुजरता है। तो किसी विधेयक पर व्यापक चर्चा कराने का अवसर मिलता है, इसलिए उस विधेयक पर व्यापक चर्चा कराने के लिए हमारे यहां संसद के 2 सदन बनाया गया, द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। पांचवा पॉइंट अगर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो अनुच्छेद 79 की पुष्टि कराने के लिए
द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 79 की पुष्टि कराने के लिए द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, क्योंकि 79 में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी, यानी हर कंडीशन में संसद का होना अनिवार्य है, उसका कोई अपवाद नहीं है। और हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में राष्ट्रपति लोअर हाउस को निर्धारित कार्यकाल से पहले भंग कर सकता है। तो जिस समय लोकसभा भंग होगी उस समय संघ की संसद को निरंतरता प्रदान कौन करेगा? और 79 कहता है कि हर कंडीशन में संसद का होना अनिवार्य है। हर कंडीशन में संसद का होना अनिवार्य कहा गया। इसलिए संघ की संसद को निरंतरता प्रदान करने के लिए हमारे यहां संसद के द्विसदन बनाया गया कि जिस समय लोकसभा भंग होगी उस समय राज्यसभा संघ की संसद को निरंतरता प्रदान करने का काम करेगी। तो आर्टिकल 79 की पुष्टि कराने के लिए भारत की संसद को द्विसदनीय बनाया गया। 79 की पुष्टि कराने के लिए भारत की संसद को द्विसदनीय बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो भारतीय संविधान में देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा तो हमारे यहां एक शब्द नागरिकता है। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 में, और एक शब्द अधिवास है, डोमिसाइल। एक शब्द सिटीजनशिप है कि आप भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपके डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है, सिटीजनशिप भारतीय है। हमारा डोमिसाइल दिल्ली है, सिटीजनशिप इंडियन है, भारत के नागरिक है, अधिवास मेरा दिल्ली है। नागरिकता नेशनलिटी को शो करता है, अधिवास रीजनलिटी को शो करता है। आपकी क्षेत्रीय पहचान यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो सकता है, लेकिन आपकी राष्ट्रीय पहचान भारत है। इसलिए नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, तो रीजनलिटी को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, तो रीजनलिटी को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। इसलिए संसद के 2 सदन बनाए गए। हालांकि 2003 से राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अधिवास संबंधी योग्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद भी आप जिस राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उस राज्य के अगर आपको विधानसभा का चुनाव कोई विधायक होगा तो विधायक उस राज्य का अधिवासी जरूर होगा। बिना उसके अधिवास के विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब है कि नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा और रीजनलिटी को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। इसलिए संसद के 2 सदन बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे संसद में 2 सदन हैं। लोकसभा को पॉपुलर हाउस कहते हैं। लोकसभा को पॉपुलर हाउस कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि भारत में लोकप्रिय संप्रभुता भारत की जनता में है और भारत की जनता को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है लोगों की सभा लोकसभा। इसे लोकसभा को पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। और भारत में पॉपुलैरिटी का आधार क्या है? भारत में पॉपुलैरिटी का आधार क्या है? जो जितना बढ़िया बोल ले, जितना बढ़िया प्रेजेंट कर ले, वही पॉपुलैरिटी का आधार है। कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी हो, पॉपुलैरिटी का आधार भारत में। अब वो ईमानदारी से बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, भारत में यही पॉपुलैरिटी का आधार है। तो जो भारत के योग्य व्यक्ति हैं, दक्ष हैं, कार्यकुशल हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसे व्यक्ति पॉपुलर हाउस का चुनाव हार जाएंगे, कंफर्म है। तो क्या ऐसे योग्य व्यक्ति को, ऐसे विशेषज्ञ व्यक्तियों को समाज में सेवा की आवश्यकता है कि नहीं? और उनको भी समाज सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। तो योग्य व्यक्तियों को समाज सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए हमारे यहां द्विसदनीय विधायिका बनाया गया। इसलिए राज्यसभा को बड़े भाई की भूमिका में भी कहा जाता है, विशेषज्ञ सदन के रूप में भी देखा जाता है, विशेषज्ञ सदन के रूप में भी जाना जाता है। तो योग्य व्यक्तियों को समाज सेवा करने का अवसर मिलेगा। योग्य व्यक्तियों या विशेषज्ञों को समाज सेवा करने का अवसर मिलेगा।
समाज सेवा करने का अवसर, समाज सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए हमारे यहां संसद को दोस्तन, अगर लोकसभा के माध्यम से ये समाज सेवा नहीं कर सकते तो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के माध्यम से संसद में पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इसलिए राज्यसभा को अपर हाउस विशेषज्ञ सदन के रूप में भी जाना जाता है, बड़े भाई के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है, इन प्रेजेंट टाइम वास्तविकता कुछ और है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हार जाता है तो राज्यसभा के माध्यम से बैकडोर एंट्री के माध्यम से संसद में प्रवेश करा जाता है। आज राज्यसभा लोकसभा में हारे हुए प्रत्याशियों को चोर दरवाजे के माध्यम से संसद में पहुंचाने का माध्यम बन चुका है। अब बची बात जो 12 सदस्यों का मनोनयन की बात किया गया था कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से होंगे। आप लोग जाकर देख लीजिए कितने साहित्य से आ रहे हैं, कितने समाज सेवा से आ रहे हैं, कितने विज्ञान से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जाकर देख लीजिए, वास्तविकता आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए गठित किया गया था, अगर ये नहीं सही तो ये रहेगा। नेक्स्ट बात देखा जाए तो हमारे यहां भारतीय संविधान में, भारत का संविधान परिसंघीय ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसलिए स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में राज्यसभा संसद का अपर हाउस है और लोकसभा संसद का लोअर हाउस है। तो भारत का संविधान में कार्यात्मक परिसंघ भी है, फंक्शनल फेडरलिज्म भी है। इसलिए फंक्शनल फेडरलिज्म होने के कारण लोकसभा को संसद का फर्स्ट हाउस और राज्यसभा को संसद का सेकंड हाउस कहा जाता है। स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के कारण राज्यसभा को संसद का अपर हाउस, लोकसभा को संसद का लोअर हाउस, और फंक्शनल फेडरलिज्म के कारण लोकसभा संसद का फर्स्ट हाउस है, राज्यसभा संसद का सेकंड हाउस कहा जाता है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान में परिसंघीय ढांचा मूलभूत ढांचा है और भारत का संविधान में कार्यात्मक परिसंघ है। तो जहां वित्त और अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित होती है, जहां वित्त और अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित होती है, उसे कार्यात्मक परिसंघ कहा जाता है। और भारत का संविधान परिसंघीय है तो संघ और राज्य होगा, और भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा। इसलिए बजट के संदर्भ में लोकसभा का वर्चस्व दिखाई देता है और सारे महत्वपूर्ण कार्य हमारे यहां लोकसभा में ही होते हैं। इसलिए लोकसभा संसद का फर्स्ट हाउस है, राज्यसभा संसद का सेकंड हाउस है। तो ये बहुत सारे कारण थे जिन कारणों से हमारे देश में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, जिन कारणों से हमारे देश में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। तो इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा